महाशय विट्ठलदास इस समय ऐसे खुश थे मानो उन्हें कोई संपत्ति मिल गई हो। उन्हें विश्वास था कि पद्म सिंह इस बात से ज़रा भी मुँह न मोड़ेंगे। केवल उनके पास जाने की देर है। वह होली के कई दिन पहले से शर्मा जी के पास नहीं गए थे। यथाशक्ति उनकी निंदा करने में कोई बात न उठा रखी थी, जिस पर कदाचित अब वह मन में लज्जित थे। तिस पर भी शर्मा जी के पास जाने में उन्हें ज़रा भी संकोच न हुआ। उनके घर की ओर चले। रात के 10 बज गए थे। आकाश में बादल उमड़े हुए थे। घोर अंधकार छाया हुआ था, लेकिन राग रंग का बाजार पूरी रौनक पर था। अट्टालिकाओं से प्रकाश की किरणें छिटक रही थी। कहीं सुरीली ताने सुनाई देती थी, कहीं मधुर हास्य की ध्वनि, कहीं आमोद प्रमोद की बातें। चारों ओर विषय वासना अपने नग्न रूप में दिखाई दे रही थी। दाल मंडी से निकलकर विट्ठलदास को ऐसा जान पड़ा मानो वह किसी निर्जन स्थान पर आ गए हैं। रास्ता अभी बंद न हुआ था। विट्ठलदास को ज्यों ही कोई परिचित मनुष्य मिल जाता, वह उसे तुरंत अपनी सफलता की सूचना देते। आप कुछ समझते हैं? कहाँ से आ रहा हूँ? सुमन बाई की सेवा में गया था। ऐसा मंत्र पढ़ा कि सिर न उठा सकी। विधवा आश्रम में जाने को तैयार है। काम करने वाले यों काम किया करते हैं। पद्म सिंह चारपाई पर लेटे हुए निद्रा देवी की आराधना कर रहे थे। इतने में विट्ठलदास ने आकर आवाज़ दी। जीतन कहार अपनी कोठरी में बैठा हुआ दिन भर की कमाई का हिसाब लगा रहा था कि यह आवाज़ कान में आई। बड़ी फुर्ती से पैसे समेटकर कमर में रख लिए और बोला, कौन है? विट्ठलदास ने कहा, अजी मैं हूँ। क्या पंडित जी सो गए? ज़रा भीतर जाकर जगा तो दो। मेरा नाम लेना, कहना बाहर खड़े हैं, बड़ा ज़रूरी काम है, ज़रा चले आएं। जीतन मन में झुंझलाया। उसका हिसाब अधूरा रह गया। मालूम नहीं अभी रुपया पूरा होने में कितनी कसर है। अलसाता हुआ उठा, किवाड़ खोले, पंडित जी को खबर दी। वह समझ गए कि कोई नया समाचार होगा, तभी यह इतनी रात को आए हैं। तुरंत बाहर निकल आए। विट्ठलदास आइए, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, क्षमा कीजिएगा। कुछ समझे? कहाँ से आ रहा हूँ? सुमन बाई के पास गया था। आपका पत्र पाते ही दौड़ा कि बन पड़े तो उसे सीधी राह पर लाऊं। इसमें उसी की बदनामी नहीं, सारी जाति की बदनामी है। वहाँ पहुँचा तो उसके ठाठ देखकर दंग रह गया। वह भोली भाली स्त्री अब दाल मंडी की रानी है। मालूम नहीं इतनी जल्दी वह ऐसी चतुर कैसे हो गई। कुछ देर तक तो चुपचाप मेरी बातें सुनती रही, फिर रोने लगी। मैंने समझा अभी लोहा लाल है, 2-4 चोटें और लगाई, बस आ गई पंजे में। पहले विधवाश्रम का नाम सुनकर घबराई। कहने लगी मुझे 50 रुपये महीना गुजर के लिए दिलवाएं, लेकिन आप जानते हैं यहाँ 50 रुपये देने वाला कौन है। मैंने हामी न भरी। अंत में कहते सुनते एक शर्त पर राजी हुई। उस शर्त को पूरा करना आपका काम है। पद्म सिंह ने विस्मित होकर विट्ठलदास की ओर देखा। विट्ठलदास, घबराइए नहीं, बहुत सीधी शर्त है, बस यही कि आप ज़रा देर के लिए उसके पास चले जाएं। वह आपसे कुछ कहना चाहती है। यह तो मुझे निश्चय था कि आपको इसमें कोई आपत्ति न होगी। यह शर्त मंजूर कर ली तो बताइए कब चलने का विचार है? मेरी समझ में सवेरे चलें। किंतु पद्म सिंह एक विचारशील मनुष्य थे। वह घंटों सोच विचार के बिना कोई फैसला न कर सकते थे। सोचने लगे कि इस शर्त का क्या अभिप्राय है, वह मुझसे क्या कहना चाहती है। क्या बात पत्र द्वारा न हो सकती थी? इसमें कोई न कोई रहस्य अवश्य है। आज अपुल वफा ने मेरे बग्घी पर से कूद पड़ने का वृतांत उससे कहा होगा। उसने सोचा होगा यह महाशय इस तरह नहीं आते तो यह चाल चलो, देखूं कैसे नहीं आते। केवल मुझे नीचा दिखाना चाहती है। अच्छा, अगर मैं जाऊं भी, लेकिन पीछे से वह अपना वचन पूरा न करे तो क्या होगा? यह युक्ति उन्हें अपना गला छुड़ाने के लिए उपयोगी मालूम हुई। बोले, अच्छा, अगर वह अपने वचन से फिर जाए तो? विट्ठलदास, फिर क्या जाएगी? ऐसा हो सकता है? पद्म सिंह, हाँ, ऐसा होना असंभव नहीं। विट्ठलदास, तो क्या आप कोई प्रतिज्ञा पत्र लिखवाना चाहते हैं? पद्म सिंह, नहीं, मुझे संदेह यही है कि वह सुख विलास छोड़कर विधवाश्रम में क्यों जाने लगी और सभा वाले उसे लेना स्वीकार कब करेंगे? विट्ठलदास, सभा वालों को मनाना तो मेरा काम है, न मानेंगे
तो मैं उसके गुजारे का कोई और प्रबंध करूँगा। रही पहली बात, मान लीजिए वह अपने वचन को मिथ्या ही कर दे, तो इसमें हमारी क्या हानि है? हमारा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। पदम सिंह: हाँ, यह संतोष चाहे हो जाए, लेकिन देख लीजिएगा वह अवश्य धोखा देगी। विट्ठलदास अधीर हो गए, झुंझलाकर बोले, अगर धोखा ही दे दिया तो आपका कौन 56% खर्च हुआ जाता है? पदम सिंह: आपने निकट मेरी कुछ प्रतिष्ठा न हो, लेकिन अपने को इतना तुच्छ नहीं समझता। विट्ठलदास: सारांश यह है कि न जाएंगे। पदम सिंह: मेरे जाने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, यदि मेरा मान मर्दन कराना ही अभीष्ट हो तो दूसरी बात है। विट्ठलदास: कितने खेद की बात है, आप एक जाति कार्य के लिए इतना मीन मेख निकाल रहे हैं। शोक: आप आँखों से देख रहे हैं कि एक हिंदू जाति की स्त्री कुएं में गिरी हुई है और आप उसी जाति के एक विचारवान पुरुष होकर उसे निकालने में इतना आगा पीछा कर रहे हैं। बस आप इसी काम के हैं कि मूर्ख किसानों और ज़मींदारों का रक्त चूसें। आपसे और कुछ न होगा। शर्मा जी इस तिरस्कार का उत्तर न दे पाए। वह मन में अपनी अकर्मण्यता पर स्वयं लज्जित थे और अपने को इस तिरस्कार का भागी समझते थे, लेकिन एक ऐसे पुरुष के मुंह से ये बातें अत्यंत अप्रिय मालूम हुई जो इस बुराई का मूल कारण हो। वह बड़ी कठिनाई से प्रत्युत्तर देने के आवेग को रोक सके। यथार्थ में वह सुमन की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन गुप्त रीति से। बोले, उसकी और भी तो शर्तें हैं? विट्ठलदास: जी हाँ, हैं तो, लेकिन आप में उन्हें पूरा करने की सामर्थ्य है? वह गुजारे के लिए 50 रुपये मासिक मांगती है, आप दे सकते हैं? शर्मा जी: 50 रुपये नहीं, लेकिन 20 रुपये देने को तैयार हूँ। विट्ठलदास: शर्मा जी, बातें न बनाइए, एक ज़रा सा कष्ट तो आपसे उठाया नहीं जाता, आप 20 रुपये मासिक देंगे? शर्मा जी: मैं आपको वचन देता हूँ, 20 रुपये मासिक दिया करूँगा, और अगर मेरी आमदनी कुछ भी बढ़ी तो पूरी रकम दूंगा। हाँ, इस समय विवश हूँ। यह 20 रुपये भी घोड़ा गाड़ी बेचकर जो बचेंगे वो होंगे। मालूम नहीं क्यों इन दिनों मेरा बाजार गिरा जा रहा है। विट्ठलदास: अच्छा, आपने 20 रुपये दे ही दिए तो शेष कहाँ से आएंगे? औरों का तो हाल आप जानती हैं। विधवा आश्रम के चंदे की कठिनाई से वसूली होती है। मैं जाता हूँ, यथाशक्ति उद्योग करूँगा, लेकिन यदि कार्य न हुआ तो उसका दोष अपने सिर पड़ेगा। संध्या का समय है। सदन अपने घोड़े पर सवार दाल मंडी में दोनों तरफ छज्जों और खिड़कियों की ओर ताकता जा रहा है। जब से सुमन वहाँ आई है, सदन उसके छज्जे के सामने किसी न किसी बहाने से ज़रा देर के लिए अवश्य ठहर जाता है। इस नव कुसुम ने उसकी प्रेम लालसा को ऐसा उत्तेजित कर दिया है कि अब उसे एक पल चैन नहीं पड़ता। उसके रूप लावण्य में एक प्रकार की मनोहारिणी सरलता है जो उसके हृदय को बलात् अपनी ओर खींचती है। वह इस सरल सौंदर्य मूर्ति को अपना प्रेम अर्पण करने का परम अभिलाषी है, लेकिन उसे इसका कोई सुअवसर नहीं मिलता। सुमन के यहाँ रसिकों का नित्य जमघट रहता है। सदन को यह भय होता था कि इनमें से कोई चाचा की जान पहचान का मनुष्य न हो, इसलिए उसे ऊपर जाने का साहस नहीं होता। अपनी प्रबल आकांक्षा को हृदय में छिपाए वह नित्य इसी तरह निराश होकर लौट जाता है, लेकिन आज उसने मुलाकात करने का निश्चय कर लिया है, चाहे कितनी देर क्यों न हो जाए। विरह का दाह अब उससे सहा नहीं जाता। वह सुमन के कोठे के सामने पहुंचा। शाम कल्याण की मधुर ध्वनि आ रही थी। आगे बढ़ा और 2 घंटे तक पार्क और मैदान के चक्कर लगाकर 9 बजे फिर दाल मंडी की ओर चला। आश्विन के चंद्र की उज्ज्वल किरणों ने दाल मंडी की ऊंची छतों पर रूपहली चादर सी बिछा दी थी। वह फिर सुमन के कोठे के सामने रुका। संगीत ध्वनि बंद थी, कुछ बोलचाल न सुनाई दी। निश्चय हो गया कि अब कोई नहीं है। घोड़े से उतरा, उसे नीचे की दुकान के खंभे से बांध दिया और सुमन के द्वार पर खड़ा हो गया। उसकी सांस बड़े वेग से चल रही थी और छाती ज़ोर से धड़क रही थी। सुमन का मुजरा अभी समाप्त हुआ था और उसके मन पर वह शिथिलता छाई हुई थी जो आंधी के पीछे आने वाले सन्नाटे के समान आमोद प्रमोद का प्रतिफल हुआ करती है। यह एक प्रकार की चेतावनी होती है जो आत्मा की ओर से भोग विलास में लिप्त मन को मिलती है।
इस दशा में हमारा हृदय पुरानी स्मृतियों का क्रीड़ा क्षेत्र बन जाया करता है। थोड़ी देर के लिए हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। सुमन का ध्यान इस समय सुभद्रा की ओर लगा हुआ था। वह मन में उससे अपनी तुलना कर रही थी। जो शांतिमय सुख उसे प्राप्त है, क्या वह मुझे मिल सकता है? असंभव। यह तृष्णा सागर है, यहाँ शांति सुख कहाँ। जब पद्म सिंह के कचहरी से आने का समय होता तो सुभद्रा कितनी उल्लसित होकर पान के बीड़े लगाती थी, ताज़ा हलवा पकाती थी। जब वो घर में आते थे तो वह कैसी प्रेम विह्वल होकर उनसे मिलने दौड़ती थी। आह, मैंने उनका प्रेमालिंगन भी देखा है, कितना भावमय, कितना सच्चा। मुझे वह सुख कहाँ। यहाँ या तो अंधे आते हैं या बातों के वीर। कोई अपने धन का जाल बिछाता है, कोई अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का। उनके हृदय भाव शून्य, शुष्क और ओछेपन से भरे हुए होते हैं। इतने में सदन ने कमरे में प्रवेश किया। सुमन चौंक पड़ी। उसने सदन को कई दिन देखा था। उसका चेहरा उसे पद्म सिंह के चेहरे से मिलता जुलता मालूम होता था। हाँ, गंभीरता की जगह एक उद्दंडता झलकती थी। वह काइयापन, वह शूद्रता जो इस मायानगर के प्रेमियों का मुख्य लक्षण है, वहाँ नाम को भी न थी। वह सीधा साधा सहज स्वभाव सरल नवयुवक मालूम होता था। सुमन ने आज उसे कोठों का निरीक्षण करते देखा था। उसने ताड़ लिया था कि कबूतर अब तौल रहा है, किसकी छतरी पर उतरना चाहता है। आज उसे अपने यहाँ देखकर उसे वह गर्वपूर्ण आनंद हुआ जो दंगल में कुश्ती मारकर किसी पहलवान को होता है। वह उठी और मुस्कुराकर सदन की ओर हाथ बढ़ाया। सदन का मुख लज्जा से अरुण वर्ण हो गया, आंखें झुक गई। उस पर एक रौब सा छा गया। मुख से एक शब्द भी न निकला। जिसने कभी मदिरा का सेवन न किया हो, मद लालसा होने पर भी उसे मुंह से लगाते हुए वह झिझकता है। यद्यपि सदन ने सुमन बाई को अपना परिचय ठीक नहीं दिया। उसने अपना नाम कुंवर सदन सिंह बताया, पर उसका भेद बहुत दिनों तक छिप न सका। सुमन ने हिरिया के द्वारा उसका पता भली भांति लगा लिया और तभी से वह बड़े चक्कर में पड़ी हुई थी। सदन को देखे बिना उसे चैन न पड़ता। उसका हृदय दिनों दिन उसकी ओर खिंचता जाता था। उसके बैठे सुमन के यहाँ किसी बड़े से बड़े रईस का गुजर होना भी कठिन था, किंतु वह इस प्रेम को अनुचित और निषिद्ध समझती थी, उससे छिपाती थी। उसकी कल्पना किसी अव्यक्त कारण से इस प्रेम लालसा को भीषण विश्वासघात समझती थी। कहीं पद्म सिंह और सुभद्रा को यह रहस्य खुल जाए तो वह मुझे क्या समझेंगे, उन्हें कितना दुख होगा।